बताते जाना मेरे को, ठीक है ना। हाँ, अगला पॉइंट अपना क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मास का मेजरमेंट जो करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, मास की क्या क्या यूनिट यूज की जाती है, मात्रक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे मात्रक की, स्मॉल यूनिट्स की। तो स्मॉल यूनिट्स की बात कर रहे हैं मतलब कि एटम वगैरह तक का, जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स हो गए ना, अणु और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका किसी, उनका मास जो होता है वो किस यूनिट में यूज करते हैं, तो बताओ। एटम्स वगैरह का मास जो होता है उसका यूनिट क्या यूज किया जाता है। हाँ, बहुत सही। तुम बताओ, एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह का जो मास लिखा जाता है वो उसको किस यूनिट में यूज किया जाता है। बहुत सही। तुम बताओ। बहुत सही। तुम बताओ। एएमयू, किसमें किसमें लिया जाता है, एएमयू में, जो मॉलिक्यूल में है ना। तो जरा बताओ कि एएमयू का पहले फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, है ना। तब जरा बताओ कि एक एएमयू किसको माना गया है। कार्बन 12 का जितना मास होता है उसके 1/12वें भाग को ही क्या बोला जाता है, एएमयू, है ना। मतलब 1/12 इंटू कार्बन 12 का मास, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ग्राम में अगर लिखोगे तो ठीक है ना। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 मतलब 10⁻³ प्लस में, तो -27 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24, है ना। तो ये सबसे छोटी यूनिट है मास की, ठीक है ना। वैसे ये एसआई यूनिट नहीं है, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन अगर आ गया पूछ लिया एसआई यूनिट बताइए या छोटी यूनिट है तो एसआई यूनिट में इसको ना लिख देना। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम ही होती है, ठीक है ना। लेकिन जो अदर जिनका मेजरमेंट जैसे एटम वगैरह हो गए मॉलिक्यूल, उनका मास जो मेजर करते हैं तो उसको किलोग्राम में नहीं बता के किस में बताते हैं, एएमयू में। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मास की यूनिट है और ये सबसे छोटी यूनिट है मास की। क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या क्या मास छोटी यूनिट में और क्या क्या यूज करते हैं, बता सकते हो। मिलीग्राम हो, जैसे मिलीग्राम हो गया, ठीक है ना। मिलीग्राम, मिलीग्राम में कितना होता है, 10⁻³ है ना। माइक्रोग्राम मतलब ये छोटे यूनिट हैं, मतलब कि जैसे मिली, माइक्रो, नैनो ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये छोटे ही यूनिट है। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ना, जिसमें 10⁻⁻27 तक गया हुआ है। क्लियर ना, ठीक है। हम्म, चलो मास के बड़े मात्रक, छोटा मात्रक तो समझ गए, सबसे स्मॉल एएमयू, बाकी मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम यूज कर सकते हैं। बड़े मात्रक में बताओ कि मास के बड़े मात्रक में कौन कौन से मात्रक यूज किए जाते हैं। हम्म, किलोग्राम, चलो लो, पहला किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और कौन से यूनिट यूज होते हैं, क्विंटल। तो बताओ क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम, है ना। और इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो
भाग 1000 से भाग करोगे, 2 जीरो पहले से, 3 जीरो और आ जाएंगे, 10 की घात 5 ग्राम। 1 क्विंटल हो गया। 1 टन, टन का बताओ। 1000 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पहले से जीरो है, 3 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 ग्राम। और सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है मास की? ठीक है ना, इसको लिख रहा हूँ। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है ना, चंद्रशेखर लिमिट। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? है ना। और 1 CSL में होता कितना है? मतलब कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, है ना। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। और मास ऑफ सन होता कितना है? 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है ना, लगभग इतना। क्लियर हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपना ले लेते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो बताते जाओ, जो जो जानते हो आज तक बचपन से, जो जो पढ़ते आए बताते जाओ। पढ़ रहे थे ना बचपन से? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? पहला इन अंतर बताओ, किसके आधार पे, इनके डेफिनेशन के आधार पे, कि मास और वेट कहते किसको हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर को मास कहते हैं, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, उसे हम वेट कहते हैं। मतलब जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है, यानी कोई भी पदार्थ आप मैटर लेते हो तो उसके अंदर उस पदार्थ की कितनी मात्रा है, कितने मात्रा में आपने उस मैटर को ले रखा है, वही उसकी क्या कहलाती है? मास। क्लियर हो गया? यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है ना, यानी कि पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान। क्लियर ना? ठीक है। अब वेट बताओ। अक्सर लोगों को कंफ्यूज रहता है कि द्रव्यमान और भार एक ही जैसे है। पूछा जाता है जाके कि अपना वेट जाके नाप के आओ, तो किलोग्राम में वेट बताते हैं कि हम इतने किलो, हमारा वेट इतने किलोग्राम का है। नहीं करते हैं कि अपना भार, वजन वजन बता के बताओ कितना है तुम्हारा वेट। तो क्या करते हो? जाते हो, नापते हो किलोग्राम में, आंसर बता के आते हो। हैं? मेरा वेट है 400 न्यूटन। चलो, वेट की अगर बात करें तो वेट किसको बोलते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो होती है, उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी जो है अपनी तरफ किस अट्रैक्शन फोर्स से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो कितने फोर्स से उसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, वही उसका क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। समझ गए? ठीक है ना। यानी कि ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल, जो कि इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही, खींच रही, वही उसका क्या कहलाता है? वेट। ठीक है ना। अगर मान लो निकालने के लिए बोल दिया जाए कि वेट बताओ, तो जैसे मान लो कि मेरा मास जो है वो कितना है? 10 किलोग्राम है। कितना है? 10 किलोग्राम। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसका वेट बताओ, तो वेट यानी पृथ्वी द्वारा इसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू जी।
मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और त्वरण पृथ्वी का, ये जी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ये पृथ्वी का त्वरण है। अब पृथ्वी का त्वरण कितना होता है, लगभग 10 माना जाता है। कितना माना जाता है, होता 9.8 है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये। लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग लगभग कहाँ जा रही है, 10 के पास, तो अपन 10 मान लेते हैं। तो फोर्स कितना होगा, मास हमारा कितना है 10, और जी कितना है 10, कितना हो जाएगा 100। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी कि हमारा जो वेट है वो इसका वेट कितना हो गया, 100 न्यूटन। समझ गए। यानी अपने, अगर तुमको अपना वेट पता करना है कि तुम्हारा वेट कितना है, तो अपने वजन में, वो सॉरी वजन बोल रहा हूँ, मास में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कुछ कन्फ्यूजन है। चलो नेक्स्ट डिफरेंस बताओ। मास को हम चेंज नहीं कर सकते, मास को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट होता है, किसी भी मैटर का जो अमाउंट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, नियत रहता है। ठीक है ना, ये निपात नहीं, नियत रहता है। ठीक है ना, किसी भी मैटर यानी कि पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, इसको आप बदल नहीं सकते, या इसको कहीं भी लेके चले जाओ, इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई भी मैटर मान लो, जैसे ये मान लो इसमें मैटर भरा हुआ है। ठीक है ना, अब ये मैं अब आप इसको कहीं भी लेके चले जाओ, इसके अंदर जितना मैटर भरा है उतना ही रहेगा, उसके मैटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अलग अलग जगह पर पृथ्वी द्वारा इस पर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग जगह पर उसका जी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। पृथ्वी से बाहर चले जाओगे तो वहाँ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं। तो पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी की ग्रेविटी से अगर बाहर चले गए तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक भी नहीं लगेगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। जब जी का मान जीरो रख दोगे तो वेट की फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। देखते हो जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री लोग होते हैं, वो अंतरिक्ष में जाते ही क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो तैर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन पे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी कि जो आकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या हो चुका है, खत्म। पृथ्वी से बाहर जाते वो नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज के, तो मैटर का अमाउंट जो है, यानी पदार्थ की मात्रा, वो नहीं बदलेगी, वो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है, उसका मास वगैरह किसी का भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वो चेंज हो सकता है। तो जब उस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब वेट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। वेट यानी भार जो है, ये क्या हो सकता है, बदल सकता है। या ये बोल सकते हो कि ये नियत नहीं रहता है, नियत यानी कांस्टेंट नहीं रहता। आया समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, यूनिट पे, यूनिट के उसके मात्रक के आधार पे अगर बनाया जाए, तो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम में। ऐसा यूनिट के बेस पे अगर बताएं डिफरेंस, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, है ना। और वेट का क्या होता है, वेट को किस में बताया जाएगा, वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसलिए वेट का भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन। और क्या डिफरेंस बता सकते हो, मेजरमेंट, मतलब इसको किससे नापा जाता है ना। तो इसके लिए क्या क्या बना है, फिजिकल बैलेंस और इनर्शियल बैलेंस। ये है क्या, फिजिकल बैलेंस यानी भौतिक तुला, और इनर्शियल बैलेंस यानी क्या हो गया, जड़त्व तुला।
एक्चुअली में ये किससे अपन मास को मेजरमेंट किससे करते हैं, तो जो दुकान उकान में अपन सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो जो तराजू लिया रहता है ना, वही है ये, उसी के लिए बोल रहा है भौतिक तुला। ठीक है ना, वही चीज़ है, दोनों के लिए वही है, शब्द अलग अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, फिजिकल बैलेंस या इनर्शियल बैलेंस दोनों वही चीज़ है। ठीक है ना, क्लियर। और जो वेट होता है इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तुला। ठीक है ना, मतलब ये उपकरण की बात कर रहे हैं अपन कि कौन सा उपकरण है जिसकी मदद से अपन मास और वेट क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। तो फिजिकल बैलेंस और इनर्शियल बैलेंस यानी जड़त्व, भौतिक तुला और जड़त्व तुला से अपन क्या नापते हैं, द्रव्यमान। और स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उससे क्या नापते हैं, वेट। एक्चुअली में ये भी होता है इसी तरीके का है, तराजू की तरह, बट उसमें दो पल्ले नहीं रहते हैं, उसमें एक ही तो हुक लगा रहता है, मतलब उपकरण रहेगा इस तरीके का, उसमें अंदर साइड क्या बना रहेगा, स्प्रिंग लगी रहती है उसमें। अब उसी स्प्रिंग के दबाव के अब वो स्प्रिंग बना रहता है, उसको ग्रेविटी के हिसाब से बना रहता है। तो जब, और इसमें हुक लगा रहता है नीचे, जिसका अपने को वेट मेजर करना होगा तो उसको क्या कर देते हैं, उस पर टंगा देते हैं। और फिर वो जब खींचता है तो वो अपने ग्रेविटी के हिसाब से उसमें क्या होता है, तनाव आता है। तो उसके तनाव के हिसाब से वो यहाँ पे मेजरमेंट लिखा रहता है कि ये कितने न्यूटन का इसमें फोर्स जो है वो लग रहा है। उसी से अपन देख के बता देते हैं कि इसका वेट कितना है। ठीक है ना, अब बाकी निकालने का तरीका तो पता ही है, वेट कैसे निकालोगे, मास अगर निकल गया उसमें क्या कर दो, 9.8 का या 10 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो अप्रॉक्स वैल्यू देता है। ठीक है ना, और लेकिन रियल जो होता है वो क्या होता है, 9.8। ठीक है, सरफेस का। बाकी और अदर जगह चले जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, चलो, और क्या डिफरेंस बता सकते हो। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से वैल्यू किसकी जीरो हो सकती है, किसको जीरो नहीं हो सकती। वेट की जीरो हो सकती है, और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मान जीरो हो जाना मतलब क्या होता, तो क्या होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा यो। आप ही मास अगर मान लो जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, मैटर है ही नहीं। मास जीरो होना मतलब मैटर ही नहीं है, और जब मैटर नहीं होगा तो बातें किसकी कर रहे हो तुम। ठीक है ना, मास के लिए मैं, मास अगर किसी का बताएंगे तो उस वहाँ पे मैटर का होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जीरो हो नहीं सकती, और वेट ये जीरो हो सकता है। किस केस में जीरो हो सकता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो, जीरो, लगे ही नहीं। ठीक है ना, तो जब आप ग्रेविटी से बाहर चले जाओगे, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिमिट से क्या हो जाओगे, बाहर चले जाओगे, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, फॉर्मूले के बेस पे बता रहे हो, चलो ठीक है, लिख देते हैं। डिफरेंस है, डिफरेंस किसी के बेस पे बना सकते हैं। मास का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी यानी कि घनत्व और वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, अब वेट का क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। वेट एक प्रकार का फोर्स है ना, तो ये क्या होता है, मास इंटू जी। मास क्या हो गया, द्रव्यमान यहाँ पे m, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ही रखना है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही रखना है यहाँ पे। और ये फोर्स जो है इसी को क्या बोलते हैं, वेट, यानी कि भार। एक फॉर्मूले के आधार पे डिफरेंस बन गया, है ना। चलो, और किसके बेस पे डिफरेंस बना सकते हो, क्वांटिटी के बेस पे बताओ, मतलब राशि के आधार पे। कैसी राशि, सदिश की अदिश राशि, किस प्रकार की क्वांटिटी है,
क्वांटिटी यानी राशि के आधार पे कि कौन सदिश है कौन अदिश है। मास किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? मास में कोई डायरेक्शन होता है तो फिर काहे सोच रहे हो इतना? स्केलर क्वांटिटी है ये। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, जिसका परिमाण होगा लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होगी। अब ये थोड़ी होता है कि इस दिशा में मास इसका 3 किलोग्राम है और इस दिशा में 10 किलोग्राम है। ठीक है, समझ गए? इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, लेकिन फोर्स जो होता है इसमें डायरेक्शन होता है। और जो ग्रेविटी फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अर्थ के कहाँ होता है, सेंटर की ओर होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर ही लगेगा। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, वो पृथ्वी अपने सेंटर की ओर ही उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, खींचेगा। तब जैसे मान लो, ये मान लो पृथ्वी का सरफेस है इसे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो ये इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा। अब यहाँ ला के रख लोगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा। तो डायरेक्शन का रोल है ना यहाँ पे। तो फोर्स, वेट एक प्रकार का फोर्स है, भार जो है वो एक प्रकार का बल है। अब बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर। तो इसका मतलब वेट भी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, यानी कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर? ठीक है। और चीज ध्यान रखना, जैसे मास जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, मतलब मैटर अगर है तो मास तो होगा ही होगा। वो आप बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी मैटर की बात कर रहे हो तो उसके पास मास 100% होगा ही होगा। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर का पास मतलब रहेगा ही रहेगा। जैसे एटम, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। तो फंडामेंटल जो चीज़ 100% श्योर रहती है कि वो, जब हम किसी एक के, जैसे मान लो अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो कोई भी एटम लो तो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। जो चीज़ कंपलसरी है कि हाँ वो रहेगा ही रहेगा उसके पास। तो इसी तरीके से अगर आप हमने, अगर मैटर वर्ड बोल दिया, अगर मैंने पदार्थ शब्द बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि उसमें मास होगा ही होगा। समझ गए? तो जो प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट के पास 100% रहती ही है, अगर वो ऑब्जेक्ट अस्तित्व में है तो ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पास 100% रहेगी ही रहेगी, चाहे तुम किसी भी कंडीशन में उसको ले लो। तो वो प्रॉपर्टी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहलाती है, मूल गुण कहलाते हैं वो। समझ गए? ठीक है ना। तो इसका मतलब मास जो होता है ये कैसी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, यानी कि ये मूलभूत गुण है, ये मूल गुण है बोल सकते हो। कहाँ लिख रहे हैं? क्लियर हो गया? ठीक है ना। और ये इसकी फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना। और ये 100% श्योर है कि रहेगा ही रहेगा, बट वो वाला चीज़ जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है, ये मूल गुण में शामिल नहीं होता। ठीक है, समझ गए?